दोस्तों मैं आज जिस किताब का रिव्यू लेके आया हूं इसका नाम है लाहौर द आर्किटेक्चरल हेरिटेज बाय लूसी पैक। ये किताब बेसिकली लाहौर के आर्किटेक्चर के हवाले से बात करती है और शुरू में आप देख सकते हैं कि ये एक मैशिंग मैश बनी हुई है विंडो टूवर्ड्स रिवर रावी। अगर इफ यू हैव एवर बीन टू लाहौर फोर्ट तो आप वहां से देख सकते हैं कि इस तरह का जो झरोका है ये लाहौर फोर्ट से आपको नजर आएगा, जो किसी जमाने में बेसिकली रिवर इसके नीचे से बहता था। तो ये झरोके गालबन उसी दौर की याद कराते हैं। तो इस किताब का जो शुरू है बेसिकली इसको लिखने वाली जो खातून है उनका नाम लूसी पैक है। शी वॉज एजुकेटेड इन द यूके और एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है टाउन प्लानिंग में जिनके पास डिग्री है। और she lived for 10 years in Delhi and wrote Delhi, A Thousand Years of Building, and Agra, The Architectural Heritage, and Fatehpur Sikri, Revisiting Akbar's Masterpiece. तो इसी तरह ये किताब लिखी गई है। इसके मैं अब इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं इस किताब को। ये कहती हैं कि this book is about the history, growth, and architecture of Lahore. The political history has had an impact on the city at every stage. Even there are no buildings that predate the 16th century. The facts that the city existed for many centuries before that, and that it was on a major trade route, has had an impact on the current appearance of the city, such as dictating the positions of the main roads. More recent history had a greater impact, widely scattered remains of gardens and burials. कह रही है कि लाहौर की हिस्ट्री, ग्रोथ और आर्किटेक्चर की इस किताब में बात की गई है और उस पॉलिटिकल हिस्ट्री की भी बात की गई है जिसने इस शहर के ऊपर एक ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ा है। कहती 16th सेंचुरी से देयर आर नो बिल्डिंग्स दैट प्रीडेट द 16th सेंचुरी, की 16वीं सदी से कबल की कोई इमारत यहाँ पे अभी नहीं मौजूद। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि ये जो शहर है सदियों से यहाँ आबाद है और एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट रहा है। और उसके अलावा जो है widely scattered remains of gardens and burials attest to the vast extent of the Mughal city. और जो यहाँ पे मुगल्स की बुरियल्स हैं, गार्डन्स हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे मुगल्स ने कितना कैसी लाइफस्टाइल गुजारी, उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल पावर जहाँ पे आई उन्होंने कैसी लेगेसी छोड़ी वगैरह। और फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से मुतालिक हैं, जो कि मैं आज नहीं कवर करूंगा, बेसिकली मैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज कवर करूंगा। But the street pattern has remained constant and many buildings were built in a traditional style far into the 20th century. So we still get a good idea of how the city would have felt in earlier times. कहती जो अभी streets का पैटर्न है और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो ट्रेडिशनल स्टाइल में बिल्ड की गई थी 20वीं सदी के दरमियान तक, तो इससे हमें आइडिया हो सकता है कि ये शुरू के दिनों में शहर कैसा होगा। The Mughals crossed the Ravi and some of their finest buildings are found on the other side of the river. These are the subject of chapter 5. चैप्टर्स की बात कर रही हैं कि मुगल्स रावी क्रॉस करके इधर आए और कई उनकी यहाँ पे फाइनेस्ट बिल्डिंग्स जो हैं आइदर साइड पे मौजूद हैं। और there are a number of key sources referred to in the text. I regret that I was only able to make use of one of the old texts on Lahore, that of Sayyid Muhammad Latif, as it is the only one English. The modern key text, आगे वो थैंक्स वगैरह अदा कर रही हैं जिन लोगों ने इनकी हेल्प की थोड़ी बहुत। पहला चैप्टर जो है इस किताब का है हिस्ट्री ऑफ लाहौर, बट हिस्ट्री ऑफ लाहौर को अभी हम थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे। अभी जो मेरा मेन पर्पस है वो मैं आर्किटेक्चर के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। ये है जी इसका चैप्टर है लाहौर आर्किटेक्चर। इसमें ये पहले बात करेंगी मुगल्स के बारे में। कहती हैं कि देर आर ऑलमोस्ट नो बिल्डिंग्स लेफ्ट इन लाहौर फ्रॉम प्री मुगल टाइम्स, इवन फ्रॉम द मुगल पीरियड लिटिल इज लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम इंपीरियल स्ट्रक्चर्स एंड अ नंबर ऑफ टूम्स एंड मॉस्क, कि बहुत कम मुगल स्ट्रक्चर्स बाकी रह गए हैं, टूम्स रह गई हैं, मॉस्क रह गई हैं। द बेसिक बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन मुगल आर्किटेक्चर इन लाहौर वर ब्रिक एंड टिम्बर। ज्यादातर जो मटेरियल कहती हैं जो बिल्डिंग्स में यूज हुआ वो ब्रिक यानी कि आपकी जो ब्रिक होती है और टिम्बर लकड़ी का था। This was what many buildings would have been built from
when not from mud brick and thatch. यही दो चीजें जो हैं कहती हैं कि यूज हुई हैं ब्रिक और टिम्बर, और अगर ये दोनों नहीं होते थे तो मड ब्रिक यूज की जाती थी. Timber, no doubt, was often elaborately carved, but extra ornament was provided using stone, particularly red sandstone and marble, polished plaster, and kashikari tile work. Stone had to be imposed from far afield, so its use was confined to the most prestigious buildings, while the use of tiles and plaster was more common. कह रही हैं कि टाइल्स और प्लास्टर जो था उसका यूज कॉमन था, लेकिन जो काशीगरी थी और उसके अलावा जो इस किस्म का जो रेड सैंडस्टोन था, मार्बल था, वो मखसूस बिल्डिंग्स के लिए जो था उसकी यूज किया जाता था आर्किटेक्ट में. और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने दिखाया है कॉलम्स इरेक्ट हुए हुए, ये किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि ऑर्नामेंट्स डेकोरेट किए गए हैं. द पैलेस बिल्डिंग्स इन द फोर्ट आर प्रॉब्ली grandeur versions of what the Mughal nobility built in the city, laid out inside their own enclosure walls. जो पैलेस बिल्डिंग्स हैं यानी कि जो शाही महल की बिल्डिंग्स हैं जो स्पेशली किले की हैं, वो मुगल नोबिलिटी के उसको रिफ्लेक्ट करती हैं. और उसके अलावा बताती हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला को फॉलो करती थी. इंटरलिंक कोर्टयार्ड यानी कि इनके जो सेहन होते थे वो इंटरलिंक होते थे, सराउंडेड बाय सिंगल और 2 स्टोरी एकोमोडेशन, मतलब कि बीच में सेहन होता था और सिंगल या डबल स्टोरी जो मकान होता था चारों तरफ से उसके कमरे हुआ करते थे. ये उस जमाने का पैटर्न बता रही हैं. The built form was dictated by the climate, especially the oppressive summer heat, which was relieved by maximizing the passage of air through the buildings, often through jari screens to maintain the privacy of the interiors, by the use of running water and fountains, or through the use of basement accommodation known as सर्द खानाज, के मतलब जालियां बना दी जाती थी. फाउंटेन्स का भी यूज पर्दे वगैरह के लिए किया जाता था और वहां से रिवर भी नजर आता था. ऊपर इन्होंने थोड़ा सा बताया कि काशी करी क्या हुआ करती थी. फरमाती हैं एन एग्जामिनेशन ऑफ अ मोज़ेक टाइल्ड वॉल, के टाइल्ड वॉल होती थी मोज़ेक के टाइल्स बहुत एक्सट्रीमली थिन होती थी और स्क्वायर टाइल से बहुत डिफरेंट हुआ करती थी. और द टेक्निक फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस वाज डिस्क्राइब्ड इन 1884 गैजेटियर, और बताया गया कि काशीकरी जो है 1884 के गैजेट में बताया गया कि ये कैसे की जाती थी. टाइल्स वर मेड फ्रॉम अ प्लास्टर खमीर मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम, चूना एंड पाउडर्ड ग्लास, इन इटसेल्फ अ स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यानी कि काशीगरी के लिए ये मटेरियल यूज होता था, प्लास्टर, मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम एंड पाउडर्ड ग्लास, मेड इनटू अ पेस्ट विद राइस वाटर एंड देन कट टू साइज एंड ड्राइड. ये टेक्निक बता रहे हैं कि ये जो काशीगरी थी उसके लिए मटेरियल किस तरह तैयार होता था. और दिस वाज देन कवर्ड विद द कांच, शीशा, मेड बाय मिक्सिंग पाउंडेड कलर्ड ग्लास इन अ फ्लूइड मेड फ्रॉम plants and put in a furnace until the glass on the surface is fused. These very thin tiles were then stuck to the plastered walls. तो वो बता रही हैं कि इस मटेरियल से आपकी थिन टाइल्स बनाई जाती थी और इसको फिर जो है प्लास्टर्ड वॉल्स के ऊपर चिपका दिया जाता था. तो ये चीज जो है ये काशीगरी कहलाती थी. Mosques ranged in size from simple 3 bayed halls with a small courtyard to the huge complexes built by Wazir Khan near the Delhi gate of the walled city and Aurangzeb opposite the fort. Tombs, yani ki mausolea, are nearly always symmetrical about 2 axes, but there is a great diversity in design. In plan, they could be square, octagonal, or an unequal octagon known as Baghdad octagon. If you could see this picture, तो वो ये बता रही हैं कि इस डिजाइन में, इस शेप में जो है ज्यादातर मॉस्क्स और इनके जो टूम्स थे वो बनाए जाते थे, जिसका ये जिक्र इस तफसील से इस पैराग्राफ में कर रही हैं. और ये कहती हैं कि एलिवेशन एंड प्लान ऑफ अ बगदाद ऑक्टागन टॉम, द सब्ज बुर्ज इन द वॉल सिटी एज ओरिजिनली बिल्ट. तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ऑक्टागोनल, जिस तरह ये बता रही हैं, इन तरीकों से उसका आर्किटेक्ट तैयार हुआ है जिसकी वो बात कर रही हैं बिल्डिंग की. तो उसके अलावा साले सिंधी मॉस्क है, लेट 16th सेंचुरी, या टिपिकल मुगल मॉस्क फसाड. ये फसाड से मुराद जो उसका फ्रंट फेस है वो ये आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से वो बता रही हैं कि कैसे इसका जो है ना तामीरात हुई थी। और उसके अलावा वो फिर चलती हैं कि फॉर इंस्टेंस छज्जाज बिलो द पैरापेट्स, यानी कि पैरापेट से मुराद है बनेरों के नीचे जो छज्जे होते थे, are sometimes present and these could be supported either by decorated brackets or by painted curving. In Lahore, there is an interesting range of tomb designs from the simple single chamber typified by Asaf Khan tomb to extensive uh, multi-chambered buildings such as Noor Jahan. Between these, there are variants such as a central dome chamber with a surrounding veranda or ring of subsidiary chambers, a layout known as Hasht Hushed Behisht, यानी कि eight paradises, referring to the eight chambers that surrounded the central wall. तो मतलब ये वो बता रही हैं कि इस तरीके से एट चैम्बर्स हुआ करते थे। एट इसका ये बता रही हैं कि उसका जो लेआउट था इसको हश्त बहिश्त कहा जाता था, यानी कि इसके एट एट पैराडाइजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो मेन सेंट्रल बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द ये 8 ओपन आपको जो नजर आ रहे हैं, इसको वो बता रही है कि हश्त बहिश्त कहा जाता था, जो कि विच रेफर्स टू द एट चैम्बर्स दैट सराउंड द सेंट्रल वन। While the tomb of Dai Anga की tomb की बात कर रही हैं, is a rare survival of this later type. There are others that seem to have been built in this way, but only the central chamber has survived. और उसके बाद कहती हैं गार्डन पेविलियंस वगैरह हुआ करते थे, और they often occupy equivalent spaces, typically in the center of a walled enclosure. But also because their architectural features could be very similar in layout and geometry. वो बता रही हैं कि ये जो आर्किटेक्चरल डिजाइन थे ये थ्रू एंड थ्रू बिल्डिंग्स के अंदर अपीयर हुआ करते थे। It would appear from contemporary descriptions that urban housing was particularly lofty in Mughal Lahore, कि मुगल लाहौर में जो आपकी अर्बन हाउसिंग थी वो लॉफ्टी होती थी, higher. We have to assume that the built form was something like what came later, structural brickwork and timber. बाद में जो आया यानी कि structural brickwork और timber से बना। Mughal miniatures of city scenes, if not specifically featuring Lahore, some might have been painted in studios in the city, indicate that the external walls were often plastered and colorfully painted. The most humble houses would have been built from mud bricks with thatched or tilled roofs. An improvement on this would have been involved burnt bricks and flat roofs. तो जो कॉमन चीज थी वो तो मड ब्रिक से बनी हुई थी, लेकिन जो वो बता रही हैं कि जो स्पेशल बिल्डिंग्स थी उसमें खसूसी जो है ब्रिक वर्क और टिम्बर यूज किया जाता था। और उसके अलावा वो बता रही हैं कि an improvement on this would have improved burnt bricks and flat roofs, the latter always vulnerable to the ingress of rain. जो burnt bricks और जो roofs थी उनमें से पानी कहती हैं अंदर आ जाया करता था और collapse हो जाया करता था अगर उसको वेल मेंटेन नहीं किया जाता। तो ये ज़माने के आर्किटेक्चर की बात कर रही हैं। But so treasured during hot summer nights and sunny winter days that their use continues to the present day. जबकि ये चीज आज भी लाहौर में इसी चीज को बनाया जाता है कि ये हॉट समर नाइट्स में भी ये यूज होती है और सनी विंटर डेज में भी ये इस तरह ही यूज हो जाती है। इसके बाद वो बता रही हैं कि लेट मुगल पीरियड्स में there are few examples of 18th century construction in Lahore apart from mosques and tombs. These were normally brickwork with stucco decoration, sometimes elaborate, where tile work was used. The tiles were sometimes not kashikiri work but instead were square tiles with a painted glazed pattern, sometimes repeating but often making up an elaborate composition, which at first glance seems to be kashikari, especially as the colors are similar. The use of square painted tiles seems to have overlapped with the kashikari work as they are sometimes seen together, for instance on Asaf Khan's tomb. ये आर्किटेक्चर का वो बता रही हैं बेसिकली कि आसफ खान का टॉम और उसमें ये काशीगरी तो नहीं थी लेकिन उन्होंने ग्लेज टाइल्स को भी ज्यादा यूज किया है, और ये लेटर मुगल पीरियड की बात कर रही हैं। तो उसमें वो बता रही हैं कि किस तरह जो ये आर्च आप देख सकते हैं कि इसका किस तरह सॉफ्ट लिफ्ट है, आर्च किस तरह बनी हुई है। उसके बाद वो बता रही हैं कि सिख पीरियड आ जाता है। वी नो कंसिडरेबली मोर अबाउट कंस्ट्रक्शन इन लेटर पीरियड्स, एग्जामिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एट द चूना मंडी हवेली। चूना मंडी हवेली की बात कर रही हैं। Typical of other buildings of the period reveals small brick laid with mud mortar, lime, कंकर प्लास्टर एंड टिम्बर लेंटल्स।
तो वो ये बता रही हैं कि बाद में जो सिख पीरियड में जो चीजें बनाई गई हैं वो ज्यादा मजबूत बनाई गई हैं। आई थिंक दैट हैज समथिंग टू डू विद द डिफेंस, मे बी। लेकिन वो ये कह रही हैं कि लाइम, कंकर, प्लास्टर और टिम्बर लिंटेल्स के थ्रू जो है ना बिल्डिंग्स में उसका वो ज्यादा नजर आता है। और वो कहती हैं कि आप देख सकते हैं, ये उन्होंने सिख पीरियड की ये बिल्डिंग दिखाई है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना जो मटेरियल मैंने आपको बताया वो मटेरियल इस बिल्डिंग में डिजाइन हुआ है। और ये आप इसका डिजाइन भी चेक कर सकते हैं कि जो कि सिख पीरियड में बाद में बना है। मतलब अगर अगर आप घूमने फिरने वाले तो ये आर्च टाइप लेटर मुगल एरिया इरा है। और ये जो आपको चीज इस तरह नजर आ रही है, दिस इज सिख कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चरल स्टाइल, जिसके बारे में बात वो कर रही हैं कि इसमें कंकर, प्लास्टर और टिम्बर लिंटल्स और मड मार्टर यूज हुआ करता था। उसके बाद वो कहती हैं कि अर्ली कलोनियल पीरियड में लॉकवुड किपलिंग, जो कि मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हो गया है, एनसीए कहते हैं जिसको, पहले ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट था। तो इस वक्त ये जो प्रिंसिपल थे 1875 टू 1893 वो लॉकवुड किपलिंग थे। तो उनका ये ख्याल था, feared that the skills involved in traditional building styles would disappear under the influence of more utilitarian construction by the British, and he did much to enhance the status of local craftsmen. वो कहती है कि जो लॉर्ड किपलिंग थे, जो लॉकवुड किपलिंग थे, वो डरते थे कि ट्रेडिशनल बिल्डिंग स्टाइल से ये ऐसा ना हो कि जो आपका ट्रेडिशनल बिल्डिंग स्टाइल है वो कहीं गायब हो जाए। क्योंकि जाहिर है नई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कॉलोनियल पीरियड आ गया था, ब्रिटिशर्स आ गए थे। तो वो ये समझते थे, इसलिए उन्होंने जो लोकल क्राफ्ट्समैन का स्टेटस था उसको थोड़ा एनहेंस कर दिया था। अभी मेरे पास एक और किताब भी पढ़ी है, भाई राम सिंह के ऊपर है, कि वो क्या जीनियस था जिसने वो सारा डिजाइन किया, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट और ये वो, उसको भी हम किसी वक्त करेंगे। तो जो जो लॉकवुड किपलिंग थे, लॉर्ड लॉकवुड किपलिंग जो थे, उन्होंने लोकल आर्टिसंस जो थे उनको बड़ा प्रमोट किया, ताकि किसी तरीके से ऐसा ना हो कि मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल मुगल मुगल पीरियड का आर्किटेक्चर चला आ रहा है वो कहीं छुप ना जाए। तो उनके जो बड़े एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, उनका नाम था भाई राम सिंह। उन्होंने लाहौर के बड़े बहुत सारी बिल्डिंग्स डिजाइन की हैं। गालबन उसमें एनसीए भी आ जाता है, लाहौर म्यूजियम भी आ जाता है। तो और डिस्पाइट द नो डाउट ग्रेजुअल इंक्रीज इन यूरोपियन फीचर्स, some buildings remain untouched by such influence, so that buildings of a late Mughal or Sikh appearance can actually date from। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रिक ब्रिक का आर्किटेक्चर स्टाइल चेक कर सकते हैं वॉल सिटी के अंदर। उसके अलावा एच एस एन कॉलेज की ये ब्रिक डिटेल, ये डिटेल आप चेक कर सकते हैं, भाई राम सिंह एट एच.एस.एन कॉलेज। ये आप देख सकते हैं जालियां किस तरह डिजाइन हुई हुई हैं, ये सारा भाई राम सिंह का काम है। उसके बाद वो कहती हैं कि इन 1862 द लाहौर म्यूनिसिपल कमेटी वाज फॉर्म्ड, बट इट एक्सरसाइज्ड वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। In 1884, however, revised legislation required householders to seek approval for their building plans, which had to demonstrate structural integrity, although the main concern was the building's alignment on the street and the disposal of wastewater. At the same time, pamphlets were distributed exhorting households to improve their living condition, which were regarded as highly insanitary. By the turn of the 20th century, building practice had changed to improve plumbing and drainage, but also ventilation. With the help of more windows and ventilation grills, chandans, fans, pankhas, and ice helped the make upper rooms comfortable. So the damp and insanitary underground rooms, Sard Khana previously used to escape the midday heat, could be dispensed with. इंक्रीजिंगली यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि उनका कहने का मकसद ये है कि 1862 में लाहौर म्यूनसिपल कमेटी बना दी गई थी। 1884 में बिल्डिंग्स प्लान भी मांग लिए गए थे, और उसमें ये कहा गया था कि स्ट्रीट अलाइनमेंट्स के हवाले से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाए, और वेस्ट वाटर के डिस्पोजल का के बारे में भी देखा जाए। और पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे कि वो घर घर जो है वो अपनी लिविंग कंडीशंस को बेहतर करें, स्पेशली जो हाईली इनसैनिटरी हैं। बाय द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, बिल्डिंग प्रैक्टिस हैड चेंज्ड। जो बिल्डिंग बनाने का तरीकाकार था 20th सेंचुरी के टर्न होता ही चेंज हो गया था। इसमें प्लम्बिंग इन्वॉल्व हो गई थी, ड्रेनेज हो गई थी, वेंटिलेशन इन्वॉल्व हो गई थी, ज़्यादा खिड़कियां बनानी शुरू कर दी गई थी, वेंटिलेशन ग्रिल्स बनानी शुरू कर दी गई थी, पंखे लगने शुरू हो गए थे।
और ताकि जो आपके अपर कमरे हैं वो गर्मी से महफूज रह सकें। और इस ये बेसिकली जो आर्किटेक्चर में आपके 20th सेंचुरी में टर्न आ रहा है, ये उसकी बात कर रही हैं कि पुराने ट्रेडिशंस को भी रखा गया साथ साथ, और नए नए आर्किटेक्चरल डिजाइन्स भी बीच में आते गए, इसमें फैन भी इन्वॉल्व हुआ। और बाय द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी आपका वेंटिलेशन, ड्रेनेज और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। These conservative tendencies towards a lag and decorative style continued in the middle decades of the 20th century, while the European Art Deco style was used widely. और यूरोपियन आर्ट जो डिको स्टाइल का था वो ज़्यादा यूज़ होने लगा, और उसके बाद वो हालांकि वेस्ट में वो आउट ऑफ फैशन हो चुका था। A new decorative technique, much in use at that time, very durable and often seen in the older parts of the city, was terrazzo. एक नई टेक्निक आ चुकी हुई थी, a floor and wall finish involving the use of different colored stone, chips embedded in a hard binder and separated into panels to form intricate designs. यानी कि एक ये नया डिज़ाइन जिसको आप कह सकते हैं, आर्किटेक्चर की एक नई टेक्निक आ गई थी जिसको टेराजो बोलते हैं, जिसमें वॉल और फ्लोर की जो फिनिशिंग थी उसमें डिफरेंट कलर स्टोन्स, चिप्स एम्बेड की जाती थी, और उनको डिफरेंट पैनल्स के साथ यूज किया जाता था डिजाइन्स के थ्रू। यहाँ पे उन्होंने उसकी पिक्चर भी दी है, ये आप देख भी सकते हैं कि इस तरीके से ये ट्रेरोजा जिसकी ये बात कर रही है टेक्निक की, वो आ चुकी हुई थी। और इवन इफ हाउस होल्डर्स एम्ब्रेस्ड अ मॉडर्न यूरोपियन स्टाइल फॉर द फसाड्स, फिर ये लास्ट पैराग्राफ में कह रही हैं कि नॉन डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ओवर द लास्ट सेंचुरी एंड हाफ ओज मोर टू यूरोपियन इंस्पिरेशन देन डज डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। कह रही हैं कि जो नॉन डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है, यानी कि जो अलावा घरों के था, वो आखिरी सदी में और यूरोपियन आर्किटेक्चर से ज्यादा इंस्पिरेशन लेने लग पड़ा था बनस्बत डोमेस्टिक आर्किटेक्चर से, पार्टली बिकॉज न्यू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स such as railway stations, offices, and schools were being constructed, but also due to the increasing use of modern materials such as concrete and more recently services such as air conditioning, which tend to lead to buildings that are similar the world over. Even religious buildings have changed and become more. तो कहने लगी कि बाद में फिर जब चेंज आई तो वो यूरोपियन स्टाइल ज़्यादा फॉलो होने लग पड़ा। उसकी वजह ये थी कि आपके मॉडर्न मटेरियल्स आ गए थे कंस्ट्रक्शन के, जैसे कंक्रीट हो गया, उसके बाद फिर एयर कंडीशनिंग का सिस्टम आ गया, तो वो फिर जो वर्ल्ड वाइड आर्किटेक्चर का स्टाइल था वही फॉलो होने लग पड़ा। अब जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं जो डोमेस्टिकली बन रही हैं, ऑफिसेज हैं या जो घर हैं, उनका जो अब स्टाइल है अब एक सा है। अब आपको उसके अंदर वो मुगल एरा का टच नज़र नहीं आएगा, ना आपको विक्टोरिया कलोनियल स्टाइल का टच नज़र आएगा। कलोनियल से मुराद कि जो उस जमाने में बनाया गया, और उसके अलावा जो ये भाई राम सिंह के आर्किटेक्चर इन्होंने दिखाया है, ये जिस तरह मैशिंग जालियां हैं, ये भी अब आपको घरों में ज्यादातर नजर नहीं आएगा। तो अब फ्लैट होम्स हैं, और उसकी वजह यह है कि वो बता रहे हैं कि कोशिश कर रही हैं कि वर्ल्ड वाइड जो मटेरियल यूज होना शुरू हो गया और फिर एयर कंडीशंस आ गए, उन्होंने तमाम घरों में एक तरह से यकसानियत पैदा कर दी। तो अब यूरोप के जो घर हैं और इधर लाहौर में जो आर्किटेक्ट हो रहा है, आर्किटेक्चरिंग इस वक्त हो रही है, उसको, खैर ये किताब तो 2014-15 में मैंने ली थी, तो उस जमाने की वो बता रही हैं। उस बात को भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि वही अब स्टाइल जो है फॉलो होना शुरू हो गया है, और वो जो हमने मुगल इरा और कलोनियल इरा और जो सिख इरा की आर्किटेक्चर्स देखे थे, वो अब लोग ज्यादातर उसको यूज नहीं करते। जैसे कि आपने ये देखा काशीगरी के बारे में मैंने आपको बताया कि काशीगरी का जो स्टोन था किस तरीके से वो लोग बनाया करते थे, मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम एंड पाउडर्ड ग्लास। और ये बजाते खुद एक बड़ा ज़बरदस्त स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हुआ करता था, जिसमें आपका पाउडर ग्लास भी डाला जाता था, और उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करके इन पतली पतली टाइलों को किया जाता था। तो वो बहरहाल चीज़ें ख़त्म हो गई। टूम्स के जो स्टाइल्स इन्होंने बताए, ये भी अब एनी मोर दे आर नॉट फॉलोड इन द बिल्डिंग्स। अब ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं उसका एक ही स्टाइल है, और वो आप देख सकते हैं इससे बिल्कुल मैच नहीं करता जो कि इधर दिखाया गया है। तो गर्ज ये है कि ये एक छोटा सा चैप्टर था जो मैंने आज आर्किटेक्चर के ऊपर कवर करने की कोशिश की है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो जिस तरह आगे अब जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें वो बता रही हैं कि क्या चेंजेस आई, और जो पीछे वाली बिल्डिंग्स थी उनका उन्होंने थोड़ा सा आर्किटेक्चर स्टाइल बताने की कोशिश की है। आगे जाके चैप्टर्स में फिर फोर्ट है, बादशाही मॉस्क है। इस बुक के अंदर बहुत सारे मैप्स भी यूज हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, मुख्तलिफ इलाकों के मैप्स हैं।
तो हम इंशाल्लाह इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। और तकरीबन लाहौर के हवाले से इन्होंने बड़ी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सर गंगाराम की भी पिक्चर आप देख सकते हैं, क्योंकि सर गंगाराम ने भी लाहौर में बड़ी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो ये इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे कॉलोनियल लाहौर और ये सारा कुछ किसी वक्त। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए। आज मैं लाहौर के आर्किटेक्चरल हेरिटेज के हवाले से आपको बस इतना ही बताना चाहता था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में किसी और वक्त इस बुक की बाकी तफसील पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।